हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये मेरा चैप्टर 2 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सीरीज़ के अंदर। और मैं अपने सिटी को छोड़ के अहमदाबाद गुजरात आया हुआ हूँ यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने के लिए। और जो भी मैं अपनी कोचिंग में सीखूंगा वो सब आपको सिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और चलो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब अपने कंट्री के अंदर कोई सामान आता है तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट, और जब अपनी कंट्री से कोई सामान बाहर जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने से अपने देश की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होती है, और आपका जो करेंसी है बाहर जाता है तो डॉलर अपने देश के अंदर आता है। तो डॉलर के आने से अपने देश की जो कैपिटल वेल्थ है वो बढ़ती है। समझाने के पर्पज़ से आपसे एक बात कहूँ कि अगर आपसे बोलता हूँ कि आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे ऑब्ज़र्व किए होंगे तो जो आपकी मार्केट जहाँ से शुरू होती है, जो मार्केट होती है, अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा है तो वो जल्दी ग्रोथ करती है। अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है तो वो जो मार्केट है, वो मार्केट या बिज़नेस जो कह सकते हैं आप, बिज़नेस, वो ग्रोथ उसका कम हो जाता है। तो ऐसा होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे अगर मैं अपनी इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में जितने स्टेट अपने समुद्र से लगे हुए हैं, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सब जो स्टेट हैं, कलकत्ता हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये जो स्टेट हैं, यहाँ पे क्या है कि ये समुद्र के किनारे हैं। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंटरनेशनली है। मतलब जो आपका सामान है वो इंटरनेशनल जाके बिकता है और वहाँ से आता भी है। कहने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाई एयर, बाई शिप एंड बाई रोड। विच वन ऑफ दिस इज़ द चीफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आप बताएंगे कि सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है शिप, और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो तो होता है एयर। लेकिन एयर के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अगर कहीं बाहर भेजते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट से भी ज़्यादा महंगा आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाएगा। इसलिए बहुत सारा जो आइटम होता है वो बाई शिप ट्रांसपोर्ट होता है, बाई रोड ट्रांसफ़र होता है। बट बहुत सारा आइटम ऐसा भी होता है जो जल्दी ख़राब हो सकता है, उसको बाई एयर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट आप समझ सकते हैं जो प्रोडक्ट बाई एयर ट्रांसपोर्ट होगा वो प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होता है बहुत कॉस्टली हो जाता है। और सबसे सेफिएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो भी शिप का होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्सीडेंट होने का चांस नहीं होता है। बहुत रेयर होता है, कहीं डिकेट में 1-2 शिप होती हैं डूब जाती हैं, अदरवाइज बहुत ही कभी किसी शिप का एक्सीडेंट हुआ हो। बट बाय रोड में मैक्सिमम आप सुनते होंगे कहीं कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, कभी न्यूज़ में सुनते होंगे, कभी कहीं सुनते होंगे, तो ये थोड़ा कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। तो इतना सब बात सुनने के बाद में आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना बड़ा रोल निभाता है हमारे कंट्री को, हमारी स्टेट को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे टाउन को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और हमारे बिजनेस को आगे, और हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आपसे पूछूंगा हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते क्यों, क्या ये कभी रुकने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा धंधा है, ऐसा बिजनेस है कि कभी रुकने वाला नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। जैसे कि बता दूं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात किया जाए तो बहुत सारी कंट्रीज से, इंग्लैंड, मालदीव हो गया, ये ऐसी कुछ कंट्री हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बिल्कुल वहाँ पे ग्रो ही नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। तो वहाँ पे लोगों को चाहिए, तो लोगों की नीड्स तो रहती है डिमांड की, तो इसलिए वहाँ पर जिस कंट्री में वो जो चीज़ होती है उसको वहाँ भेजा जाता है। सो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो धंधा है क्या कभी रुकने वाला है? ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं बात करूँ दुबई की, दुबई एक टूरिज़्म कंट्री है, मालदीव की, वो भी एक टूरिज़्म कंट्री है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही कम होता है, या आप कह सकते हैं वहाँ पे नामात्र होता ही नहीं है। तो जिस कंट्री में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, जैसे अपना इंडिया हो गया, तो यहाँ से जो
एग्रीकल्चर फूड आइटम होता है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उन कंट्रियों में, क्योंकि वहाँ पे अगर नहीं जाएगा तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो कंट्री के नीड्स पर डिपेंड करता है क्या कौन सी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो क्या कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। वैसे हर एक कंट्री चाहती है कि उसके देश से सामान जो हो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट कम हो, क्योंकि जब किसी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो वो कंट्री का चांस होता है ज़्यादा ग्रोथ होने की, ज़्यादा आगे बढ़ने की। उससे जीडीपी का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होता है और ग्रोथ और कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छे से। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो धंधा है ये कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो नीड्स है लोगों की वो बढ़नी है और नीड्स के अकॉर्डिंग बिजनेस भी होता है। डिमांड एंड सप्लाई तो एक होती ही है, उसके अलावा उस कंट्री की रिक्वायरमेंट भी होती है। बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो वहाँ से हम लोग वो चीज़ों को अपने देश में इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो अपने देश में होता है सरप्लस अमाउंट में, जो हम लोग निकाल के रखते हैं और उसके बाद में जो सामान बच जाता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बदले में हमको करेंसी मिलती है डॉलर में। तो डॉलर में करेंसी मिलती है तो हमारा ग्रोथ अच्छा होता है। काम करते हैं उनको मर्चेंट एक्सपोर्टर कहा जाता है। आपने सुना होगा मर्चेंट ऑफिसर, तो मर्चेंट ऑफिसर भी यही काम करते हैं। वो शिप को चलाते हैं जिस शिप में बहुत सारे कंटेनर में जाते हैं। उस शिप के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा, उन शिप को कार्गो शिप कहा जाता है, जिसमें बहुत सारा सामान जो होता है उसमें लोड करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुँचाया जाता है और वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। इसी तरह जो कंटेनर होता है उसको लोड अनलोड किया जाता है, शिप के ऊपर रखकर उसको चला। अगर आप कंटेनर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये कंटेनर है, इसे कंटेनर कहते हैं। इसी के अंदर आपका जो सामान है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएगा और किसी दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आएगा और आपको इसी कंटेनर के अंदर ही अपने सामान को भेजना होता है। और ये कंटेनर जो होता है सील पैक होता है, इसको समुद्र में गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बिज़नेस में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारी मराइन इंश्योरेंस होता है। आप अपने प्रोडक्ट का जो आप भेजेंगे दूसरे कंट्री में उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस लेने से अगर कोई क्लैमिटीज होता है, नेचुरल क्लैमिटीज होता है या चोरी होती है, तो वो कंपनी आपको आपके प्रोडक्ट का तो जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस लेकर रखा है वो कंपनी आपके प्रोडक्ट का पैसा रिटर्न करेगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने बड़े बड़े कंटेनर को कैसे लोड अनलोड करते हैं। तो इस बड़े बड़े कंटेनर को लोड अनलोड करने के लिए टर्मिनल हैंडलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। इस मशीन का यूज़ करते हैं और इस मशीन से कंटेनर को लोड अनलोड किया जाता है और अनलोड करने के बाद में इसको के बारे में एज अ फ्रेशनर, एज अ स्टूडेंट आप 50,000 से 5 लाख के बीच में इन्वेस्ट करिए, मैक्सिमम 10 लाख, इससे ऊपर ना करिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको पहले फोकस करना है सीखने पे कि आप इस प्रोसेस को, इस बिजनेस को पहले अच्छे से आप प्रैक्टिकली सीख लें। तो पहले थ्योरेटिकली सीखा जाएगा, इसके बाद में प्रैक्टिकली किया जाएगा। जैसे तो अगर आप 10 लाख का धंधा शुरू करते हैं एक्सपोर्ट फील्ड में, तो आप उसके लिए कोई भी मैन्युफैक्चरर से या कोई भी जो सामान को प्रोड्यूस करता है उससे आप अपना डायरेक्ट सामान खरीदेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। कुछ अपना 10-15% मार्जिन को ऐड करके उसको बेच देंगे और वो जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा इजीली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करना, करोड़ों में, तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके, करोड़ का सामान एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपके पास तो इतना बजट है नहीं कि आप 4-5 करोड़ का सामान खरीदें और उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे वेबिनार लगते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। विजिट करिए, आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और अपना एक विजिटर कार्ड बनाइए। जब आप कंपनी बनाएंगे, आगे बताने वाला हूँ, उस कंपनी का विजिटर कार्ड बनाएंगे। उस विजिटर कार्ड को दिखा के आप उनसे मिल सकते हैं। 90% चांसेस है कि वो आपसे मिलेंगे, आपकी बात को समझेंगे भी। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि फ़लाँ मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मैं अपने सामान और मैं इंडिया से सामान फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करता हूँ। और वो आपको, अगर वो आप में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनके लिए आप काम करेंगे। सिंपल सी बात है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है उसका सामान कहाँ बिक रहा है, उसका बस फ़र्क पड़ता है कि उसका सामान जो हो वो मल्टीपल बिकना चाहिए, मतलब मल्टीपल प्रोड्यूसिंग होना चाहिए। जो सामान बना रहा है ना वो सामान बनना चाहिए, उसको पैसा आना चाहिए उस सामान को प्रोड्यूस करके, उस सामान को बना के। तो आपको क्या करना है, आपको बस उसी से सामान लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको उससे डील करनी है कि मैं आपके सामान को एक्सपोर्ट करूँगा। और तो अब उसके लिए आप बायर ढूंढेंगे। बायर कौन होते हैं,
जो आपके सामान को खरीदेंगे, ठीक है, बाई करेंगे। तो जब कोई चेयर की कंपनी है और वो चेयर बनाती है, तो आप चाहते हैं कि उसका 5 करोड़ का सामान बाहर भेजें, तो उसके लिए आप आप उसके लिए बायर ढूंढेंगे, वो सामान खरीदेगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। आपको मैन्युफैक्चरर सामान नहीं खरीदना है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर सामान उसको खरीद लेगा। आपको बस उसकी फॉर्मेलिटीज जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं। आप उस मैन्युफैक्चरर के भी यूज़ कर सकते हैं उससे पूछकर। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो आपको जो सीए होगा, जो सीएचए होगा, वो खुद सब डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज जो भी होती है वो पूरी कर देगा। बस आपका काम होगा बायर को ढूंढना, बायर को ढूंढ के और उसको ढूंढना। बायर को ढूंढ लेंगे तो अपना सामान जो आपने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा नहीं है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट आपके सामान को एक्सपोर्ट कर देगा आपके लाइसेंस लेकर। तो जब वो अपना सामान एक्सपोर्ट करेगा, बेचेगा, तो अगर 5 करोड़ का वो सामान देता है आपको और आप उसे फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप 5% का मार्जिन लेके चलेंगे तो 5 5 25 लगभग 25 लाख का आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जीरो था। बस आपने बायर को ढूंढा और उसके लिए काम किया। सो इस तरीके से आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ विच वन इज हार्ड, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई कंट्री नहीं चाहती है कि उसका इम्पोर्ट ज़्यादा हो, हर कंट्री चाहती है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। इसलिए जो एक्सपोर्ट होता है वो थोड़ा इजी होता है इम्पोर्ट के कंपैरिजन में। अगर आप कोई सामान बाहर से मंगाते हैं तो हो सकता है जो सामान आप मंगाए हो, जिस कंट्री ने आपको सामान दिया हो, उस कंट्री को देने में दिक्कत ना हो, पर जो कंट्री रिसीव करने वाली हो उसकी बहुत सारे लाइसेंस डॉक्यूमेंट आपको परेशान कर देंगे। सो अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोडक्ट को लेकर, आप कैसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये डिपेंड होता है कंट्री वाइज कि उस कंट्री में किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात कि हर एक कंट्री की एक स्टैंडर्ड होती है, तो हर एक कंट्री की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूँ यूएसए की, जापान की, चाइना की, ऑस्ट्रेलिया की, रसिया की, तो वहाँ पे आपका जो सामान होगा उसकी क्वालिटी मैटर करेगा रेदर देन क्वांटिटी। और अगर मैं बात करूँ नेपाल, बांग्लादेश और बहुत सारी कंट्री हैं छोटी मोटी जो इतनी डेवलप नहीं है, जो भी डेवलपिंग में है, तो वहाँ पर क्वांटिटी मैटर करता है रेदर देन क्वालिटी। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। मैं बात करूँगा आपसे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। जैसे कंपनी होती है प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीएल कंपनी, 1% कंपनी और एलएलपी। इन सभी में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इन कंपनी में। तो आप कंपनी कोई भी बनाने से पहले आप ये सिक्योर करिए कि आपको कैसा धंधा बनाना है। अगर आप खुद अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बनाएंगे प्रोप्राइटरशिप। अगर आप फ्रेशनर हैं तब भी आप प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे, क्योंकि उसमें खर्चा कम लगता है और मेंटेनेंस कम है। जिसमें प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल ओनर होता है, और इसमें जो अगर आप कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो अगर आप उसका लोन का रिकवरी नहीं कर दे पाते हैं तो आपकी कंपनी का जो एसेट्स है वो तो जाएगा, प्लस आपका पर्सनल एसेट भी चला जाएगा। दूसरी कंपनी होती है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर जो आपकी लायबिलिटी होंगी वो लिमिटेड होंगी, मतलब जो अगर आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं तो वो लिमिटेड होंगी, आपकी कंपनी की ही एसेट जाएगी, आपकी पर्सनल एसेट नहीं जाने वाली। और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड। जो प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं उसको बनाने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर की ज़रूरत होती है, जिसमें कोई भी 1 से 2 मेंबर जोड़ के आप इस कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं। और इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है। और होती है ओपीसी कंपनी, 1% कंपनी, जिसके अंदर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक ही आदमी की कंपनी होती है, जिसमें वो खुद डिसाइड करेगा उसके रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ मेंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती है, जिसका शेयर होता है। और जो पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है अनरजिस्टर्ड होती है, अनलिस्टेड होती है, मतलब इनका शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और मैं बता दूं आपको कि आपको बिजनेस करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बायर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंपनी किस टाइप की है, ठीक है। उसको सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, आपकी डिसिप्लिन के ऊपर, आप किस तरह की मेंटलिटी है आपके प्रोडक्ट को लेकर, और उसको आपकी कंपनी किस टाइप की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप मेरी माने, अगर आप फ्रेशनर हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप ही कंपनी बनाएं। ईसीजीसी के बारे में, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये एक डिपार्टमेंट है जो आपको गारंटी देता है कि जब अपना सामान आप एक्सपोर्ट करते हैं और जो बायर है आपके सामान के साथ फ्रॉड ना कर दें।
मतलब आपका मनी जो है वो फंस न जाए। ये क्या करता है ये संस्था, इसका काम ये होता है जैसे आपने यहाँ से सामान भेजा तो वहाँ पर जो बायर होगा वो पैसा पहले इस कंपनी को देगा, ECGC को, उसके पास पैसा रहेगा। जैसे वो सामान आपका जो यहाँ से भेज रहे हैं उसके पास पहुँचता है और वो सामान सही निकलता है तो वो गारंटी दे देता है कि हाँ ठीक है आप पैसा दे सकते हैं, तो आपको पैसा मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है सामान पहुंच जाता है वहाँ बायर के पास और बायर पैसा नहीं देता है, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये काम करती है लीगली। अगर आप लीगली चलेंगे तो आपको ये काम करेगी, अगर आप इलीगली चलेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम नहीं करेगी। तो आप जान गए कितने टाइप की कंपनी होती है। अब मैं बताने वाला हूँ कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। पहला तो होता है GST, दूसरा होता है पैन, तीसरा होता है करंट अकाउंट, चौथा होता है आधार कार्ड। ठीक है, तो इनमें से सभी में से आधार कार्ड तो सबके पास होगा, पैन कार्ड भी होगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोलते हैं तो इसके अंदर आपका जो खुद का पैन कार्ड होता है वही लगता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी टाइप की कंपनी खोलते हैं तो उसमें उस कंपनी का पैन कार्ड बनता है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। और करंट अकाउंट आप किसी भी रेप्यूटेड बैंक में जाके ओपन करा सकते हैं। करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस अकाउंट उसे कहते हैं, उसे बिजनेस अकाउंट कहा जाता है। वो बिजनेस करने के लिए बनाया गया है, जिसमें आप जो ट्रांजेक्शन होता है वो हो जाता है। क्योंकि इस एक्सपोर्ट जर्नी में बैंक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वो करेंसी को एक्सचेंज करता है। और जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक होती है वो सारी RBI के अंडर में काम करती हैं, वही रूल रेगुलेशन बनाता है। तो जब आप जब आप किसी बैंक में अपने अकाउंट खुलवाएं तो आप ये गारंटी लेके खुलवाएं कि वो रेप्यूटेड बैंक हो और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता हो। और इंटरनेशनली उसका कनेक्शन, वर्ड बताना भूल गया, जॉइंट वेंचर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एक एक्सपोर्टर के साथ मिलकर काम करता है। कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसके थ्रू जो एक्सपोर्टर होता है उसको मैन्युफैक्चरर से उसका सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उससे एग्रीमेंट कर लेता है और उसके सामान जो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको एक्सपोर्ट करता है और अपना मार्जिन ले लेता है। सो अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद गाइस।